हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग बात करने वाले हैं 30 मोस्ट पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आप लोगों के पिछले कई सालों के बोर्ड्स एग्जाम में देखे गए हैं, पाए गए हैं। और उन पीवाईक्यूज को आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको आज हम प्रैक्टिस करने वाले, क्योंकि ये सवाल, इसके जैसे सवाल आपको साल 2024 11 मार्च को देखने को मिल सकते हैं अपने मैथ्स के बोर्ड्स एग्जाम में, है ना। तो एक बारी फटाफट से आई गेस सब कुछ क्लियर ही होगा, है ना। तो गाइज कल शाम हमने शुरुआत करी थी अपनी मैथ्स की, है ना। सोशल का आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। मैंने आपको एक प्रॉपर प्लान बताया था, स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और कल मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर से करने हैं। ऐसा आएगा मैथ्स का पेपर के नाम से, नहीं देखा तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को आप लोग 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, तो मेक श्योर देखना जरूर इस वीडियो को, है ना। क्योंकि बहुत लाजवाब सवाल है, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स दोनों के लिए हर एक टाइप का सवाल होगा। केस स्टडी 5 मार्कर 3 मार्कर पूरे फुल सिलेबस से है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कल रियल नंबर और पॉलिनोमियल के 10-10 सवाल भी करवाए हैं, बाकी चैप्टर्स के भी आएंगे, ठीक है जी। चलो तो बड़े आगे बिना किसी देरी के साथ और करते शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। फाइंड द फैक्टराइजेशन, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द एलसीएम ऑफ 18180 एंड 7575। आल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। देखो सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, फिर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो आ जाओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 1 मार्कर सवाल, 2 मार्कर सवाल है बेटा ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना होता है इस तरीके से, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18180, है ना। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18180। अब जो ये बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, बच्चों को इनमें बहुत दिक्कत होती है कि सर कैसे करना है। कुछ नहीं करना बेटा, बेसिक जो है वही करना है। 2 से डिवाइड करो 9, फिर 0 आएगा, फिर 9, फिर 0। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये 0 क्यों आया, बेटा डिवीजन कमजोर है आपका। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये आ जाएगा 4545, ठीक है। फिर अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूं 909, फिर अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 303, फिर अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो 101। और 101 एक प्राइम नंबर है बेटा, वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 101, ठीक है जी। चल दूसरा नंबर है बेटा आप लोगों के पास क्या, 7575। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7575, 7575 के प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने। तो फिर दोबारा से वही जो बचपन में सीखा था। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, जाना मेरी जाने मन। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। हाँ, आज मुझे ऐसा लगता है क्या मेरी एक्स मेरी ये वीडियोस देखती होगी और मेरा ये गाना सुन के क्या उसके दिल में भी अभी भी वैसी फीलिंग्स होगी। चलो आज 101 दोनों में कॉमन है बेटा, और क्या है 5 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन है 3 भी कॉमन है। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं, अच्छा पहले उन्होंने बोला है एलसीएम निकालो, हाँ तो पहले हम एलसीएम ही निकालेंगे, एचसीएफ नहीं निकालेंगे। उसने बोला ऑल्सो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, है ना। हाँ एचसीएफ भी निकाल लो, एलसीएम भी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। तो एलसीएम हो जाएगा आप लोगों के पास क्या, 2 3 5 इंटू 101। अब इनकी हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 5 की हाईएस्ट पावर है 2, 101। तो ये हो जाएगा 4 9 25 इंटू 101। 101 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो 100, 9 को 101 से करोगे 909, तो ये हो जाएगा 90900। ये एलसीएम आ गया आपके पास, ये एलसीएम है। एचसीएफ आप लोगों के पास आ जाएगा क्या, एचसीएफ आ जाएगा आप लोगों के पास जो दोनों में कॉमन है। क्या है दोनों में कॉमन, 3 और 5 दोनों में कॉमन है। लोएस्ट पावर लिखोगे तो वो 1 है, और 101 भी है भाई, 101 भी कॉमन है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर देना, एचसीएफ भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। और मैं क्या पाजी कदे हंस भी लिया करो। चलो
प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सवाल आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में आएगा ही आएगा, प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी आएगी ही आएगी। और कल मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सा सवाल भी कराया है, अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो उसको भी देख लेना। ये मैं करवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों को आता है, तो आई डोंट थिंक सो टाइम वेस्ट करने की ज्यादा जरूरत है। बस मैं इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं, लिखना कैसे, लिखने का तरीका ये है ना, नोट कर लो, नोट कर लो। चलो आ जाओ। पॉलिनोमियल से इस टाइप के सवाल आप लोगों के पास जरूर आएंगे बेटा, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और आपको क्या करना होगा, अल्फा एंड बीटा उसके रूट्स होंगे और आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आ जाओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है कौन सी दी गई है, 5x² माइनस 7x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कहते हैं भैया, भैया कहते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स है बेटा, एक है अल्फा और एक है बीटा, है ना। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, है ना। अल्फा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये हो जाएगा। आ जाओ, अब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू बी 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 कितना है, -7 है ना। तो माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाई ए कितना है, 5 है, -2। सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन ए कितना है बेटा, 5 है, डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 5 का करोगे 25, माइनस 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 25, ऊपर आएगा 49 माइनस 5 2 जा 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 39 अपॉन 5, 39 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 39 अपॉन 5 आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या बोलते हो, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं होगा, है ना। कोशिश करना कि यहीं से निकल जाए आपके पास, ठीक। चलो चलो जी, चलो जी, आ जाओ। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल था, भैया क्या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएगा हमारे पास या नहीं आएगा। आएगा बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऐसा सवाल आएगा, और अभी थोड़ी देर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दिखाऊंगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। कह रहे हैं अ मैन कैन रो अ बोट डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो, इसमें आपके पास दो चीजें दी जाएंगी, एक होगा डाउनस्ट्रीम का केस होगा और एक होगा अपस्ट्रीम का केस होगा। तो आपके पास क्या है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सबसे पहले आप लिख लो, डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम का, 20 किलोमीटर, ठीक है। टाइम आपको दिया गया है डाउनस्ट्रीम का क्या है, 2 आवर्स में। तो कह रहा है कि कोई बोट है वो डाउनस्ट्रीम जाती है कितने, 2 घंटे में, और डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपको पता है क्या हो जाती है, स्पीड आपके पास हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। यहां पे आपको लिखना है लेट द स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट, बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, और लेट द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर आपके पास कितनी है, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो, अब स्पीड आपके पास दिया गया है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिजिक्स वाले भैया ने सिखाया होगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है बेटा 20 है, स्पीड कितनी, टाइम कितनी है 2 है, इसके बाद आ जाएगा 10, तो x प्लस वाई आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 10। x प्लस वाई आप लोगों के पास हो गया कितना बेटा, 10 हो गया। आ जाओ, अब अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, अब आप लोगों को क्या करना है, अप स्ट्रीम पे जाना है। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम के केस में आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको दिया गया है, डिस्टेंस आपके पास कितना है, 20 किलोमीटर है, डिस्टेंस उतना ही है 20 किलोमीटर। अप स्ट्रीम का टाइम कितना दिया गया है, अप स्ट्रीम का टाइम आपको दिया गया है 4 आवर्स का। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है बेटा, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखना, आगे आप बोट की स्पीड लिखोगे, पीछे आप
वाटर की स्पीड लिखोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है भाई, ठीक है जी। चलो तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा x प्लस वाई 10 है, x माइनस वाई 5 है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2x कितना हो जाएगा आपके पास 15 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/2 यानी कि 7.5 आ जाएगा। आई होप कैलकुलेशन मेरी ठीक होगी। फिर इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2.5 आ जाएगी शायद, जहां तक मेरे को लगता है। गड़बड़ है 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 गड़बड़ है। ओ 4 किलोमीटर, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है गाइस। व्हाट यू आर डूइंग गाइस, व्हाट यू आर डूइंग, टाइम 2 आवर्स है। व्हाट यू आर डूइंग गाइस, ये एक्सपेक्टेड नहीं था तुमसे, इस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे गाइस। देखो सवाल ढंग से जरूर पढ़ना अपने एग्जाम में। ये गलतियां ना मैं कभी कभार ना हो जाती है मेरे से, बट कभी कभार मैं जानबूझ के भी करता हूं ताकि आप लोगों को रियलाइज हो सके कि किस तरीके से ब्लंडर करते हो आप अपने एग्जाम में, है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग ऐसी गलतियां मत करना अपने एग्जाम में, ठीक है ना। गलतियों से सीखो कुछ, जो मैं यहाँ पे गलत किया हूं, जो मेरे से मिस्टेक हुआ है वो आप लोग कृपया करके ना करें, क्योंकि मेरा तो बोर्ड्स का एग्जाम है नहीं, मैंने तो अपने टाइम पे ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। तुम करोगे तो फिर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऐसा सवाल लीनियर इक्वेशन से आएगा। अब दिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसा आएगा, लेकिन उससे पहले ये वाला सवाल करेंगे। आपके पास बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भैया। उसके बाद आपको ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है भैया, आपको k की वैल्यू निकालनी है। साल 2012 में ये सवाल आया था और बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स में भी देख लिया ये। तो ये है आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस k, है ना। तो ये आप लोगों के पास एक सवाल है, ये आप लोगों के पास एक सवाल है। इस सवाल में आपको k की वैल्यू निकालनी है और आपको बोला गया है क्या कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, ये है। अब α² प्लस β² की जो वैल्यू है, α² प्लस β² की जो वैल्यू है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 α β प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल्स टू 21/4 माइनस b अपॉन, तो ये हो जाएगा b² पॉजिटिव हो जाता है, माइनस c/a इज इक्वल्स टू 21/4। बस चिपकाओ वैल्यू। ये फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, α² प्लस β² का फॉर्मूला, है ना। जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने कभी इस फॉर्मूले को नहीं देखा होगा, मतलब शायद कहीं और देखा होगा, है ना, बट ये फॉर्मूला याद रखना। बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यार, बी की वैल्यू है बेटा 5, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस सी कितना है आपके पास के, ए कितना है आपके पास 2 इज इक्वल्स टू 21/4। यहां करोगे तो 25/4 हो जाएगा, माइनस k/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 21/4। ये 21/4 इधर ले आओ, माइनस k/2 उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 25/4। 21/4 पूरा का पूरा उठ के आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू k/2। दोनों को सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू k/2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे दोनों को तो कितना आ रहा है भाई, 4/4 इज इक्वल्स टू k/2। क्या बात कर रहे हो, k की वैल्यू 2 आ रही है, गलत लग रही है भाई मेरे को, k की वैल्यू 7 आती है शायद इसमें मतलब देखने दो, 2 आ रही है, अच्छा 2 है, 7 वाला कोई और है, ठीक है जी आ जाओ। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सवाल कैसे आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सवाल कैसे आता है। अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream and return downstream to the same spot, find the speed of the stream। देखो एक सिनेरियो दे रखा आपको, ठीक है। पहले मैं स्पीड मान लेता हूं कुछ, लेट द स्पीड ऑफ वाटर
पानी की स्पीड हमें पता नहीं है भाई, स्पीड ऑफ वाटर कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर मान लिया। स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, वो कितनी है, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है कितनी है, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है डिस्टेंस आपके पास 24 है और ये कुछ 1 आवर मोर और कुछ ऐसा सा ये चीजें दे रखी है। देखो क्या कहता है, कहता है यहां से एक बोट गई अपस्ट्रीम में, ठीक है, यहां से एक बोट गई अपस्ट्रीम में, और जब उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया अपस्ट्रीम में, ठीक है, मान लो उसने टी टाइम लगाया, टी टाइम लगाया, फिर वो डाउन स्ट्रीम भी आई, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ठीक है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल किया, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब देखो अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बच्चे ना इक्वेशन नहीं बना पाते, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जहां पे स्पीड कम होगी, जो धीरे धीरे चल रहा है वो ज्यादा टाइम लगाएगा, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अब मान लो यहां पे जो टाइम लगता था वो क्या लगता था, टी लगता था, डाउनस्ट्रीम में टाइम क्या लगता था, टी लगता था। तो अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा वो कितना होगा, डाउनस्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज्यादा होगा। उसने क्वेश्चन में बोला है, कुछ बच्चे ना यहाँ पे t+1 कर देते हैं, वो सोचते हैं डाउनस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में हमेशा कम टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में हमेशा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है जी, तो बस ये है, इतना है। डिस्टेंस 24 किलोमीटर, ठीक है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो कितना है बेटा, टी हमने मान लिया है। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का जो टाइम है बेटा वो हमने क्या मान लिया बेटा, टी डैश मान लिया है, और वो किसके बराबर है, t+1 के बराबर है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बस 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 बस, ठीक है। तो टी डैश जो होगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होगा, सॉरी अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा, अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 24 है, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस, सॉरी अपस्ट्रीम में माइनस हो जाता है ना, माइनस स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, टी है, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है, टी है, तो वो किसके बराबर होगा, टी इज इक्वल्स टू, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाती है, प्लस पूरा का पूरा तामझाम लेकर इधर आ जाओ, 18 माइनस एक्स माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 24 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स, ठीक है। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, माइनस 18 माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये इतना हो जाएगा। आ जाओ, अब आप लोगों के पास क्या है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा, बाहर तो आपके पास था 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है शायद, ठीक है। 18 से 18 कट गया तो 24 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो पूरे को, तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ इधर ले आओगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 324 नेगेटिव होगा, और 48x तो पहले से पॉजिटिव था, इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बाबू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद करोगे, ठीक है। 324 0 नहीं है, ठीक है। चलो देख लेते एक बारी, सही बनाई है हमने, अरे वाह 7 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो।
अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहते हो तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करना चाहते हो तो ये 48 को स्प्लिट कर दो इसमें। आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया इतने बड़े बड़े नंबर का ना समझ नहीं आता कैसे करें। कुछ नहीं करना बेटा, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप कर लोगे। सिंपल इसको ब्रेक कर दो एलसीएम लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 1 6 2 है ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे 8 1, फिर 3 से डिवाइड करोगे 27, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। अब आपके पास ये कुछ नंबर्स है, इन नंबर्स को तोड़ मरोड़ के आपको ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं जिनका सम या फिर डिफरेंस कितना हो 48 के इक्वल हो। और इसका कोई भी लॉजिक नहीं होता, कोई भी ट्रिक नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आएंगी। तो आप रैंडम कोई भी 3 नंबर उठा लो, मान लो पहले आपने ये उठा दिए 27 हो गया, और ये कितना हो जाता है 4 3 12। क्या इन दोनों को ऐड करके 48 बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो मैंने एक और नंबर इसमें ऐड कर लिया है ना, 9, कितना हो जाएगा 81। 81 के साथ भी नहीं होगा, तो मैं करता हूं 27 का 2 के साथ एक बारी पेयर बना लेता हूं, 27 2 54 हो जाता है, और 3 और 2 6 का पेयर बना देता हूं, तो 54 माइनस ये कोई आपको सिखा ही नहीं सकता, कोई आपको ये नहीं बता सकता कि कैसे आप इस नंबर को 2 नंबर में ब्रेक करो। बस आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं 324 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करूं कि आपके पास उनका सम या फिर डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आए, है ना। तो ये चीज है बेटा, ठीक बा। आ जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक सवाल है, कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की, है ना। कभी भी कोई सवाल आ रहा है तो सबसे पहले कोशिश ही होनी चाहिए आपकी कि खुद से सॉल्व करो। आओ देखे क्या कहता है भैया जी। कहता है कि इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 8, कोई एपी है, उस एपी की सेकंड टर्म आपके पास कितनी है 8 है। तो a2 आपको दिया गया है कितना है बेटा 8 है। a2 अगर 8 होगा तो a प्लस डी आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। a प्लस डी आपके पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद एंड फिफ्थ टर्म इज 17, और उसकी जो फिफ्थ टर्म है a5 जो है वो कितनी है बेटा 17 है। फिफ्थ टर्म यानी कि a प्लस 4d आपके पास कितनी है 17 है। a प्लस 4d आपके पास कितनी है 17 है। तो आपको उसकी 19th टर्म निकालनी है। सिंपल, दो इक्वेशंस बन गई हैं। ऐसे सवाल आपके पास एपी से आते हैं बेटा। a प्लस 4d कितना है 17 है, और a प्लस डी कितना है 8 है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, a से a कैंसिल, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 17 में से 8 गए तो 9 बचेंगे 3, तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा कितनी 3 आ जाएगी। अब अगर d आपके पास 3 है तो किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लो, a प्लस डी कितना है 3 है इज इक्वल्स टू 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 8 माइनस 3 यानी कि 5। a आ गया, d आ गया, क्या निकालना है कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम a19 निकालना है, तो a19 क्या हो जाएगा a प्लस 18d। तो a कितना है बेटा a कितना है आपके पास 5 है। d कितना है बेटा d आपके पास 3 है, ठीक है 18 3 54, ठीक बा। चल आ जाओ 59, ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 11 एंड 266। आपको 4 के मल्टीपल बताने हैं कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे 11 और 266 के बीच में। तो क्या बोलती है पब्लिक, करे। चल देखो, सबसे पहले आपको 11 के मल्टीपल्स निकालने, 11 के मल्टीपल्स, ओ सॉरी 4 के मल्टीपल्स। अब 4 का पहला मल्टीपल कौन सा होता है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। इस तरीके से ये 4 के मल्टीपल्स होंगे। 11 से, ये दोनों तो 11 से छोटे हैं ना, तो पहला नंबर कौन सा होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20, ऐसे करते करते बढ़ते जाएंगे हम आगे की तरफ। अब आपको आखिरी नंबर भी निकालना है, तो क्या हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, नहीं। जो आखिरी नंबर है 266, आप उसको 4 से डिवाइड करके देखो क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो 6 4 जा 24, 2 6 6 4 जा 24, 2 बच गया रिमाइंडर। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, अगर इस 6 की जगह पे 4 होता, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता ना।
तो बस वही करना है, इस रिमाइंडर को यहाँ 266 से माइनस कर दो। 266 से रिमाइंडर माइनस करोगे तो अबे चल जा भाई, 264 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एपी बन गई। ये आपकी फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूं तो 4 है, और ये क्या है आपके पास, लास्ट टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म है। और आपको यही निकालना है कि ये कौन से नंबर की टर्म होगी। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपको ये निकालना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, तभी तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाओगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल पाओगे। क्योंकि देखो अगर 10 टर्म होती तो ये 10th प्लेस पे होता, 11 टर्म होती तो ये 11th प्लेस पे होता, क्योंकि आखिरी टर्म है ना, तो जितनी टर्म्स होंगी उतने ही प्लेस पे तो होगा वो। तो बस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 264, ए की वैल्यू आपके पास 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, और कट करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 24। कोई कॉल कर रहा है मेरे को, कौन है ये बदतमीज जो हमको परेशान कर रहा है, नहीं उठाऊंगा, है ना। 6 और कितना हो जाएगा, 1 2 4 3 12, तो 63 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, तो ये हो जाएगा आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा 60, एन का वैल्यू आ गया 64। ठीक है भैया जी, चलो ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है, if the sum of first m terms of an AP is the same as the sum of its first n terms, show that the sum of its first m plus n terms is 0। देखो क्या कह रहे हैं, पहली m टर्म्स का सम जो है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपने बहुत बार किया भी होगा। पहली m टर्म्स का सम जो है वो किसके बराबर है, वो पहली n टर्म्स के सम के बराबर है। मान लो आप लोगों के पास कोई एपी है बेटा, मान लो आप लोगों के पास कोई एपी है, वो इस तरीके से शुरुआत हुई है ए, फिर a प्लस डी, या a2 भी लिख सकते हो आप इसको, फिर a प्लस 2d होगा। इस तरीके से आपके पास कोई एपी है, बीच में कहीं पे am होगा, आगे चल के कहीं पे an होगा। तो पहली m टर्म्स का सम जो है वो पहली n टर्म्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, उसके बाद कुछ प्रूफ करने को बोला या कुछ निकालने को बोला, वो आप कर लोगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, पहली n टर्म्स का सम मतलब n बाई टू इंटू 2a, क्योंकि दोनों AP सेम है, फर्स्ट टर्म सेम होगी, कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा, प्लस n माइनस वन इंटू डी, बस नंबर ऑफ टर्म चेंज हो रहा है। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा आपके पास m ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस m इंटू डी, कितना हो जाएगा md माइनस वन इंटू डी, डी हो जाएगा इज इक्वल्स टू n 2a प्लस nd माइनस डी, ये हो जाएगा। चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस ये m को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करा दिया, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं। आगे ये सवाल करेंगे, ठीक है। अभी बस मैंने m को और n को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, सारा कुछ उधर से इधर ले आओ, तो 2am माइनस 2an, इस वाले को इसके साथ लिख दिया मैंने, प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, इस वाले को इस वाले के साथ लिख दिया मैंने, माइनस md, और ये माइनस nd इधर आएगा तो प्लस nd हो जाएगा। ठीक है भाई, इक्वल्स टू 0, उधर बच गया अपने पास कितना 0। अच्छा, अब यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, पहली दो टर्म्स से 2a कॉमन आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा m माइनस n बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस d कॉमन आ रहा है, d कॉमन आएगा तो कितना बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, माइनस डी कॉमन आ रहा है। माइनस साइन बाहर है, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक बा, चलो 2a m माइनस एन एज इट इज रहेगा, प्लस डी एज इट इज रहेगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जगह पे मैं m माइनस एन इंटू एम प्लस एन लिख सकता हूं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, आइडेंटिटी होती है। माइनस डी एम माइनस एन इक्वल्स टू 0। बस कुछ नहीं किया, ये आइडेंटिटी खोलिए। अब देखो बेटा, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, यहां पे भी m माइनस एन है, यहां पे भी m माइनस एन है, और यहां पे भी m माइनस एन है। तीनों से अगर मैं m माइनस एन कॉमन ले लूं तो कुछ गलत होगा। आप बोलोगे नहीं नहीं, गलत कैसे हो सकता है, यहां पे m माइनस एन कॉमन हुआ तो 2a बचा, प्लस यहां पे m माइनस एन कॉमन होगा तो क्या बचेगा, प्लस d इंटू एम प्लस एन, प्लस डी इंटू एम प्लस एन बचेगा। यहां से m माइनस एन कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, माइनस डी बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये m माइनस एन उधर भेजोगे क्योंकि मल्टीप्लाई में हो रहा है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2a प्लस इन दोनों में से d भी कॉमन ले लो, d कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि m माइनस 1 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? 3 मार्क्स का सवाल है ये, इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, नहीं आई है तो थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, समझने की कोशिश करो। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म। आपको ये निकालना बेटा m प्लस एन टर्म्स का सम। अब फॉर्मूला क्या होता है, जो भी ये यहाँ पे लिखा होता है, जो भी ये यहाँ पे लिखा होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a फर्स्ट टर्म, प्लस जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माइनस 1 इंटू डी। यही होता है सम ऑफ फर्स्ट m प्लस एन टर्म्स का। बेसिक मैथ्स वालों के लिए ये सवाल नहीं है, पर स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए ये सवाल है। ठीक है, हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया 0, सिंपल सा सवाल था। 5 मार्क्स का सवाल है बेटा। ये क्या कहता है, इफ द रेशो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी टू द 18th टर्म इज 2:3। कह रहा है कि 11th टर्म का, किसी एपी की 11th टर्म का रेशो और 18th टर्म का जो रेशो है वो कितना है, 2:3। आ जाओ लिख लेते हैं। किसी एपी की 11th टर्म का रेशो और 18th टर्म का रेशो कितना है, 2:3। इट इज 2:3। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। 5th टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना। पहले इसको थोड़ा समझते हैं। 11th टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 10d डिवाइडेड बाई 18th टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 2/3। 3 को इधर भेजोगे, 2 को इसको इधर भेजोगे तो a प्लस 10d इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 17d। 3 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3a प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा 30d इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए 2a प्लस 17 टू 34d। 2a को इधर भेजो, 30 को इधर भेजो तो 3a माइनस 2a हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा बेटा, 34d माइनस 30d। तो ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू 4d। a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 4d के बराबर आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4d के बराबर आ गई है। अब आपको इनकी 5th टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना था, यानी कि a5/a21 निकालना था। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 4d डिवाइडेड बाई a प्लस 20d, है ना। तो a कितना है बेटा आपके पास, 4d के बराबर। a की जगह पे क्या लिखोगे, 4d प्लस 4d, 4d प्लस 20d। ये हो जाएगा आपके पास 8d डिवाइडेड बाई 24d। यही होगा बिटवा, d से d 1/3 आ जाएगा। तो 1:3 आ गया। आगे कुछ और भी बोला है, आगे कुछ और भी बोला है, ये बेसिक मैथ वालों के पास भी आ सकता है भाई। द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म।
सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म, पहली 21 टर्म्स का सम। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 5-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। डिवाइडेड बाई इसका फॉर्मूला भी होगा 21/2 इंटू 2a प्लस 21-1 इंटू डी। काट दो ससुरे को, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 4d, यही होगा, डिवाइडेड बाई 21 इंटू 2a प्लस 20d। a की वैल्यू कितनी है, 4d के बराबर है। a की वैल्यू कितनी है, 4d के बराबर है। तो 5, a की वैल्यू क्या है, 4d, तो 2 इंटू 4d प्लस 4d 21, 2 इंटू 4d प्लस 20d। अच्छा, ये हो जाएगा 5, 4 2 ज़ा 8, 8 और 4 12d, 21, 4 2 ज़ा 8 और 20 28d। d से d कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं 6 से नहीं होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 3 7 ज़ा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5/40। ठीक है बिटुआ, अरे ओ रमेश, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, करो 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 करो, है ना, करो। हाँ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 36, क्या कहता है, पहली 6 एंड फर्स्ट 16 टर्म्स। बहुत सिंपल है ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आपके पास एक एपी दे रखी है A1 A2 अप टू 6 टर्म्स, फिर ऐसे ही 16 टर्म्स, ऐसे ऐसे कुछ और भी एपी है। तो कहता है पहली 6 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो लगाओ फॉर्मूले में, 6/2 इंटू 2a प्लस 6-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 36। तो 3 कट करोगे तो 12 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अच्छा दूसरे में आ जाओ आप, दूसरे में आ जाओ। दूसरा क्या कहता है, फर्स्ट 16 टर्म्स का सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। तो ये हो जाएगा 16/2 इंटू 2a प्लस 16-1 इंटू डी, है ना, 16 - 1 इंटू डी। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 256। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 1 और 6, 8 2 ज़ा 16, 32। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 32, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है बिटुआ, आ जाओ। अब आपके पास क्या है, ये दो इक्वेशंस है, दोनों को सॉल्व कर लो। क्या ही फर्क है, मतलब क्या ही वो है, 2a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 32, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। माइनस माइनस माइनस, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 15d से 5d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10d बचेगा। और 32 में से 12 अगर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 20 बचेगा। तो कैंसिल कर दो, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। d अगर 2 आ गया तो ये हो जाएगा आपके पास 2a, 5 इंटू 2 12, तो 2a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। 10 उधर चला जाएगा तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगा। a पता चल गया, d पता चल गया, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आप कैसे निकालोगे, S10 से। S10 क्या कहता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
9 इंटू डी, डी कितना है बिटुआ, डी 5 है, कितना आया था ए शंकर, डी तो 2 आया था, 5 काहे लिखे हम, 5 2 9 2 जा 80, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स जो है वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 100 आ जाएगा। ठीक है जी, मैं क्या बधाइयां जी बधाइयां। आ जाओ, अगला सवाल आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, कहता है क्या, इफ p 9a स्क्वायर माइनस बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। बहुत बढ़िया सवाल है यार, ये मजा आ गया इस सवाल को देख के। कहता है कि आपके पास कोई 2 पॉइंट्स है, कोई 2 पॉइंट्स है, ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स है, एक है a और एक है आपके पास b। a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 3a + 1 कॉमा -3 और b के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 8a कॉमा 5। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बीच में कोई पॉइंट है P, बीच में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 9a स्क्वायर माइनस बी, 9a स्क्वायर माइनस बी, यही है शायद 9a स्क्वायर माइनस बी, और b की वैल्यू निकालनी है भाई, पक्का a स्क्वायर है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, a स्क्वायर है, 9a - 2 है, 9a - 2 है, क्या करें ऐसी कंटेंट टीम का, धोखेबाज कंटेंट टीम, 9a - 2 - b, ठीक है जी, यही है ना भाई, मैं एक बार पूरा चेक कर लेता हूँ, 3a + 1 - 3 होगा, 9a - 2 8a, 5, ठीक है, बाकी सारा सही है। अब ये जो रेशो है बेटा 3:1 में ये इसको डिवाइड कर रहा, हमेशा याद रखना जो पहले रेशो लिखा होता है 3 वो पहले वाले पॉइंट के पास लिखा जाता है, पहला वाला पॉइंट क्या है a है, तो a के पास 3 लिखा जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट क्या है b, तो b के पास क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब आपको x वाला जो कोऑर्डिनेट है 9a - 2 वो किसके बराबर होगा, ये इंटू दूर वाला 8 3 जा कितना हो जाएगा 24a प्लस 1 इंटू 3a + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पूरे को इधर भेजोगे तो 9a - 2 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 24 + 3 कितना हो जाएगा 27a - 1 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 9 4 जा 36a - 4 2 जा 8 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 27a - 1 हो जाएगा। अब ये 27 इसको इधर भेजोगे तो 36a - 27a इज इक्वल्स टू -1 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना 9 4 जा 36, 9a इज इक्वल्स टू 7। अरे 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 अरे, तौबा 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 तौबा, गड़बड़ तो नहीं किए हैं ससुरा, ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं, काहे करते हो भाई ऐसा। तो a का वैल्यू कितना आ गया बिटुआ 1 आ गया, क्या निकालना था a निकाल, b भी है क्या, अच्छा b भी, तो a तो आ गया हमारे पास कितना 1, आ जाओ b निकालेंगे। अब y वाला कोऑर्डिनेट क्या है -b, ये किसके बराबर होगा बेटा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 × -3 कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, -4b जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 - 3, तो -4b जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना -3 के इक्वल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अब देखो ये वाला जो सवाल है ये ट्राइंगल से भी है इसका कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी है इसका कॉन्सेप्ट, ऐसे सवाल आपके पास आते हैं एग्जाम में, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -2, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या 2, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या 0, 2, है ना। आपको ये बताना है कि एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -4, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या 4, 0, 4, 0 एंड आर, आर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं क्या 0, 4, है ना।
तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। सिमिलर प्रूफ करने कैसे सिमिलर प्रूफ करोगे? सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकाल लेना है ए बी का। ए बी का अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा -(-2) का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 का स्क्वायर। तो ये ए बी आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ए बी आपके पास आ गया है 4। हे प्रभु, सही किया है क्या? सही किया होगा, कर दिया। तो अब आपको निकाल लेना बेटा बीसी निकाल लेना। बीसी कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 यानी कि 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, और 2 - 0 यानी कि 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4 अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 की वैल्यू होती है 2√2। बीसी भी आ गया। फिर आपको निकालना है सी ए। सी ए या ए सी कुछ भी लिख लो। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, अगेन अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया भैया, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी भी आ गया। अब पी क्यू आर में देखो, सबसे पहले क्या करोगे, पी क्यू निकाल लो। पी क्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 8 का स्क्वायर यानी कि 8। फिर अगर मैं देखूं क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर, 0 - 4 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कितना, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 + 16 32, 32 होता है बेटा 4√2। ठीक है, फिर अगर मैं निकालू पी आर, अगर मैं पी आर निकालू तो -4 - 0 यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर जो भी है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास अगेन 16 + 16, 16 + 16 यानी कि 32, 32 यानी कि 4√2। तो ये आपके पास दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स आ गई। अब क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? आओ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो निकाला। ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो अगर मैं निकालू, ए बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है। इन दोनों का रेशो आया कितना, 1/2 आया। फिर मैंने बेटा बीसी और क्यू आर का रेशो निकाला, बीसी अपॉन क्यू आर। बीसी और क्यू आर का अगर मैं रेशो निकालू, बीसी की वैल्यू कितनी है, 2√2 है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4√2 है। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर मैंने क्या निकाला, ए सी अपॉन पी आर का रेशो निकाला। ए सी आपके पास कितना है, 2√2 है, और पी आर आपके पास कितना है, 4√2 है। काट दो ससुरे को। ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना, एक इनकी खासियत बताता हूँ। बच्चों को लगता है ये मुश्किल है, बट ये होते बहुत आसान है। इनमें कैलकुलेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। आप देख रहे हो, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी। ठीक है भैया, तो अब आपको समझ में आ गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तीनों का रेशो सिमिलर है, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। 2017 के बोर्ड्स एग्जाम में आया था ये सवाल, कोविड से पहले जब हम कॉलेज में हुआ करते थे। आ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल है, क्या कहता है, अगर साइन थीटा ये इसके इक्वल प्रूफ करना। आ जाओ प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो ऊपर मुझे क्या नजर आ रहा है, ऊपर मुझे साइन थीटा दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। तो ऊपर से मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, है ना, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे मुझे कॉस थीटा कॉमन नजर आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा। अब देखो, अब आपको पता है साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन होता है, या तो साइन को कन्वर्ट कर लो या तो कॉस को कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 - साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने का सोचा। आप ऊपर वाले साइन थीटा को भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये भी लिख सकते हो, पर करना किसी एक को है ना, दोनों को मत कर देना, दोनों को कर दोगे गोबर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा एज इट इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी मैंने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया।
डिवाइडेड बाई नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, कॉस थीटा एज इट इज बेटा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया -1। ठीक है, ठीक ही होगा। साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos थीटा एज इट इज 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। साइन थीटा ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला एज इट इज जैसे चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में cos थीटा एज इट इज 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 बचेगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसी से नहीं कटेगा तो ये एज इट इज रहेगा। काट दो ससुरों को, दोनों सेम है। आपके पास बचा कितना, सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा आपके पास टैन थीटा, तो टैन थीटा यानी कि हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है जी, चलो चलो जी, चलो 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 अगला सवाल। अब देखो ये वाला सवाल ना बहुत सारे बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी प्रूविंग वाला सवाल आएगा ना, या तो आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो स्टार्टिंग में ही, जैसे इसमें आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, है ना। साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पास थोड़ा और मतलब और भी तरीकों से कर सकते हो, बट साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट ईजी बहुत होगा, ईजी बहुत होगा। मैं इसमें एक दूसरी अप्रोच, आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करके देखना और उस तरीके से करना, एक काम करना। मैं इसमें आपको एक छोटा सा इजी वाला अप्रोच देता हूं। ये सवाल है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, ये सवाल है आपके पास, है ना, ये आपके पास सवाल है। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो करना है आप हम करेंगे। बेटा देखो, आपको पता है कॉट और कॉसेक के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर दूं या कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर दूं और 1 को उधर शिफ्ट कर दूं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 को उधर शिफ्ट कर दूं तो -1 हो जाएगा। भैया होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे भैया होगा, बिल्कुल होगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऊपर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो एज इट इज रहेगा, -1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये रहेगा, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा तो एज इट इज रहेगा, +1 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये वाले में तो कुछ नहीं करना है हमें, लेकिन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ऐसा लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, वही वही कॉट, अच्छा दूसरी चीज बेटा, इधर नीचे वाले को चेंज मत करना, ऐसे क्वेश्चन में या तो ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को, आपकी मर्जी। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को कॉमन ले लो, ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर यहां पे तो 1 बच गया, प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1, ये बच गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये ऊपर और नीचे सेम टर्म्स है,
ऊपर और नीचे क्या है आपके पास, सेम टर्म से दिख रहा होगा आपको, 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। काट दो ससुरे को, काट दो, ठीक है, काटने में तो तुम लोग हो ही एक्सपर्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया अब, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, अब नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ऊपर क्या है कॉस थीटा प्लस, क्या लगता है सही किया है, बिल्कुल सही किया है ना। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये सवाल है, और ऐसे क्वेश्चंस मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को क्या दिक्कत होता है ना कि भैया फिगर नहीं बन रहा है, फिगर बनाएंगे। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल एंड 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। इसका फिगर तो बहुत आसान है। कह रहे कि कोई 30 मीटर हाई टावर है, उस 30 मीटर से 28.5 मीटर की दूरी पे कोई बालक है, बालिका भी हो सकता है, हो सकती है, मतलब कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। अब वो ऐसे देख रहा है, ऊपर देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप पे देख रहा है, ठीक है। टावर की पूरी हाइट कितनी है, 30 मीटर है बेटा, पूरे के पूरे टावर की हाइट, पूरे के पूरे टावर की हाइट। अब 1.5 मीटर अगर इतना पार्ट है, इतना पार्ट है, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना होगा 28.5। अब अगर ये भी 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा। थीटा निकालना है, कुछ नहीं है इस सवाल में, ए बी और सी। इन ट्राइंगल ABC, बेसिक मैथ्स वालों तुम्हारे पास आएगा ये। इन ट्राइंगल ABC tan थीटा आप यूज कर लो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 28.5, बेस भी आपके पास 28.5, 1 हो गया, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा आपके पास 45 होता है। ठीक है बिटवा, ओ बिटवा, बिटवा ठीक है जी, आ जाओ अगला सवाल। 2020 और 2019 के बोर्ड्स एग्जाम में ये सवाल आया था, और 2014 में भी ये सवाल आया था, 2012 में सॉरी, ये सवाल आया था क्योंकि 2012 में मैंने 10वीं कक्षा दी थी, और मुझे याद है मैं जब 10th ग्रेड में था तो मेरे पास ये सेम सवाल आया था। बहुत अच्छा सवाल है सर्कल्स का, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको एंगल AOB को 90 डिग्री का प्रूफ करना है। आपके पास बोला गया है, आपके पास कुछ टेंजेंट है, एक XY है, एक X डैश Y डैश है, एक AB एक टेंजेंट है। आपने कुछ नहीं करना है, यहां से बस इसको ज्वाइन कर दो, है ना। कंस्ट्रक्शन में लिख देना ज्वाइन O to C, है ना, रेडियस है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पे। बस गिवन टू प्रूव, ये मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैं बस सीधा सीधा इसका प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है ना। कैसे करोगे, दोनों स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स दोनों के पास आ सकता है। इन ट्राइंगल POA, POA and triangle, in triangle POA and triangle COA, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले में, तो PA और CA, PA AP और AC क्या है, दोनों के दोनों टेंजेंट है। तो AP बराबर हो जाएगा बेटा किसके, AC के। दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। अच्छा, उसके बाद बेटा OP और OC दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। तो OP बराबर हो जाएगा किसके, OC के। दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई है, रेडियाई है। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल्स टू OA, कॉमन है, तो OA इज इक्वल्स टू OA क्या है, कॉमन है। बहुत सारे बच्चे इसको RHS क्राइटेरिया से भी करते हैं, वैसे भी कर सकते हो। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपके पास, ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल COA बाय साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है भैया, तो उसके बाद क्या होगा आपके पास, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपके पास ये एंगल A मान लिया मैंने, ये एंगल B मान लिया मैंने,
ये एंगल सी मान लिया मैंने, ये एंगल डी मान लिया मैंने। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों के दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के सीपीसीटी से। सीपीसीटी से दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आ जाओ जी। अब आपको सिमिलरली लिख के फिर दोबारा से पूरा प्रूफ नहीं करना है, आपको लिखना है सिमिलरली, सिमिलरली है ना, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी is congruent to the triangle, is congruent to the triangle OCB, OCB। वही सेम एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे, और एंगल सी और एंगल डी को आप सीपीसीटी से इक्वल प्रूफ कर दोगे, है ना। पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला बस ऐसे सिमिलरली करके कर सकते हो। अब आपको पता है बेटा ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब बेटा देखो आपको क्या चाहिए, एंगल ए ओ बी चाहिए। एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर है। तो क्या आपको ए की जरूरत है, नहीं है। तो ए की जगह पे मैं बी लिख सकता हूं, क्योंकि ए और बी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाओ। सी की जरूरत है, डी की जरूरत है, नहीं है, हटाओ हटाओ ससुरे को। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 को कट कर दो, 90 आ जाएगा। b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो b प्लस सी अगर आपके पास 90 डिग्री है तो एंगल ए ओ बी हो गया प्रूफ 90 डिग्री। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको अपन लोग ट्रिगो से भी कर सकते हैं, बट मैं इसको ट्रिगो से नहीं कराऊंगा आज। क्योंकि ये 5 मार्क्स का सवाल है। आ जाओ, आपके पास क्या बोला गया है, कह रहा है कि कोई फिगर है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, 5 सेंटीमीटर रेडियस है इस सर्कल का, टी इज अ पॉइंट सच दैट ओ टी इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है भैया जी, ए बी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, ई फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी वेयर टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी निकालना है, ए बी। अब ये जो ए बी होगा बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ई बी, ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि अगर आपको ए बी निकालना है तो ए ई और ई बी को निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। समझो ये 5 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5। ठीक है, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, अगर टोटल 13 था तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। टेंजेंट, टेंजेंट ए बी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ये क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीजें ध्यान रखना बस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो अब अगर मैं कहूं कि यार ये वाला जो डिस्टेंस है ए ई, इसको y मान लेता हूं, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना, क्योंकि टेंजेंट दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास ये ए ई और ई बी जो होंगे बेटा आपस में बराबर होंगे। आप लिख लोगे ए ई इज इक्वल्स टू ई बी। ए ई और ई बी आपस में बराबर है, क्यों बराबर है इसको समझो। क्योंकि डायमेंशन सेम है ना, ये यहाँ पे 5 है ना, और ये आपके पास ये सेम टेंजेंट हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, और क्या नाम है आपके पास, तो ये दोनों के दोनों जो आपके पास ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो ट्राइंगल आपको बाय द वे करना पड़ेगा। हाँ तो ये कर लेते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है तो पहले ये कर लेते, एक काम करते इसको पहले इक्वल ही प्रूफ कर लेते। कैसे करोगे, देखो ये कॉमन हो जाएगा ये साइड। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इन ट्राइंगल टीओपी, टीओपी एंड ट्राइंगल टीओ क्यू में देखना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूं तो टीपी बराबर है बेटा किसके, टी क्यू के, क्योंकि टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट है ना, बड़े बड़े ट्राइंगल्स में टेंजेंट्स, छोटे छोटे टेंजेंट्स। ओ टी,
OT दोनों में क्या है, कॉमन है, OT इज इक्वल्स टू OT, दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, दोनों में रेडियस भी है, OP और OQ क्या है, रेडियस है, OP इज इक्वल्स टू OQ, दोनों में क्या है, रेडियाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ट्राइंगल TOP इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल TOQ बाई SSS क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। आप बोलोगे भैया कहां है एंगल 1, ये मैंने मान लिया एंगल 1, ये मैंने मान लिया एंगल 2, दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं CPCT से, ठीक है, CPCT से दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद आप अपने इन छोटे से ट्राइंगल्स में देखोगे, इन ट्राइंगल TAE एंड ट्राइंगल TBE, ठीक है जी। दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, माँ है, माँ, मेरे पास माँ है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है, हाँ। एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं, ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाला जो डिस्टेंस है TB और TA का जो डिस्टेंस है, ओ सॉरी, या ऐसा कर लो, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के है ना, ऐसा कर लो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये दोनों के एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, ठीक है। और ये क्या है आपके पास TE बराबर हो जाएगा बेटा TE के, कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला एंगल 3 मान लो, ये वाला एंगल 4 मान लो, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्यों, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आपने कहा ट्राइंगल TAE और TBE, TAE इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल TBE। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, तो इसका मतलब क्या है, AE और EB आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये करना था, या तो आप इन दोनों को इक्वल पहले ही प्रूव कर लो, या तो फिर आपको ऊपर और नीचे अलग अलग दोनों ट्राइंगल्स में सॉल्व करके बताना पड़ता, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया नहीं गया है, बट करना है आपको, 5 मार्क्स का सवाल है ना। चलो जी, अब निकालेंगे कैसे भैया, निकालेंगे कैसे भैया, आ जाओ यार। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, इस वाले ट्राइंगल में आ जाओ। ये क्या है, O है, ये क्या है, P है, ये क्या है, T है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये 5 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, इन ट्राइंगल POT पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यार। ये PT TP जो है, TP का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो TP आ जाएगा, TP आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, करके देखना, मतलब मेरे को तो पता है 12 आएगा, ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये PA जो है, PA ये वाला डिस्टेंस कितना है, Y है। AE जो है, AE ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, Y है, ठीक है। अब एक चीज को समझो, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 5 है, और ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 8 है, ठीक है। अब एक चीज को समझो ध्यान से, ध्यान से बेटा, ये 80 की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा 12 है, तो ये 12 माइनस वाई नहीं होगा क्या, 12 माइनस वाई नहीं होगा, क्योंकि ये वाई है, ये पूरा का पूरा 12 था, तो 12 माइनस वाई हो जाएगा। अब 8ET ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AET, अगर इस ट्राइंगल में देखूं हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, वाई स्क्वायर, प्लस बेस कितना है बेटा, 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 होगा, 2y का माइनस 24y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 64। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 24 इधर आएगा, 64 इधर आएगा, 80 बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 24y। 8 10 पे 8 3 जा, y की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन, y आ गया बेटा 10 अपॉन 3, और ये y क्या है आपके पास, AE है। तो आपको निकालना था क्या, AB, AB, और AB क्या है, AE प्लस EB, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB की जगह पे AE ही लिखेंगे क्योंकि बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AE, यानी कि 2 इंटू 10/,
इस सवाल को आप ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, करके देखना, मजा आएगा। इन्होंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं किया है। मैं बोला ना सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा, बट आपको करना है, पूरे मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आ जाओ जी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के सवाल पे आप लोगों के पास क्या बोला गया है। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है और आपके पास सेंटर ओ है, रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या है इसका रेडियस है, ठीक है भैया। सबटेंड्स राइट एंगल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर देते हैं। आ जाओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है बेटा 10 इंटू 10 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 10 है, हाइट कितना है 10 है, 10 इंटू 10 यहाँ पे भी है, 10 इंटू 10 यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो ससुरे को, 9 4 जा 36 हो जाएगा, इसको कट करोगे 11/2 आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा आपके पास 11/2 इंटू 7 -1/2, कर लो सॉल्व, बस कुछ नहीं है, ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 बोले हैं, क्या करते हो जी, पाई का वैल्यू तो 3.14 बोले हैं, कटेगा नहीं ससुरा, ये 3.14 नीचे 4, चलो का ही कर सकते हैं, 3.14 डिवाइडेड बाई 4, नीचे आ गया बेटा आपके पास 4, 3.14 एज इट इज रहेगा, इधर रहेगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 1.14, तो ये आ जाएगा 114 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया आप सर्कल के एरिया से निकाल सकते हो, बट लेट मी चेक माइनर सेक्टर का 285.5, नहीं माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है 28.5 आया क्या माइनर सेगमेंट का, लेट मी चेक, हाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 होगा तो 1.14 ही तो होगा, 9 4 का 36, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अच्छा डिवाइडेड बाई 4 भी है भाई, डिवाइडेड बाई 4 भी है, 4 से डिवाइड भी करना है, तो 4 2 जा 8 3 4 8 4 जा 32 2, तो 28.5। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो सर्कल के एरिया से माइनस कर देना, सर्कल का एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा कितना बेटा, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 और आर कितना है 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 314। अब 314 से आपको इतना एरिया माइनस करना है मेजर सेक्टर के लिए, तो 314 में से 28.5 आपको माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका, ठीक बा, कितना आ जाएगा 285 पॉइंट, ठीक है जी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, बस लास्ट के 10 मिनट और, क्या कहता है कहता है कि एक वुडन आर्टिकल है, बेसिक मैथ्स वालों के पास जरूर आएगा ऐसा सवाल, और स्टैंडर्ड वालों के पास भी आ सकता है 2 मार्क्स का, कह रहे हैं कि एक वुडन आर्टिकल है, वहां से आपने एक हेमिस्फेयर ऊपर से निकाल लिया, एक हेमिस्फेयर क्या कर दिया नीचे से निकाल लिया भैया, ठीक है। सिलेंडर का जो हाइट है आप लोगों के पास वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का, जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो कितना है बेटा, रेडियस नहीं डायमीटर आपको दिया गया है, ओ सॉरी डायमीटर नहीं रेडियस दिया गया है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आपको आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल, देखो मैं ये बता रहा हूं आपको, ये तो आप खुद ही लिख लोगे ना, गिवन क्या है ना, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल पूरे के पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको।
कैसे निकालोगे, आपको पेंट करना है। पेंट कहां पे करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पे पेंट करोगे, है ना, ये जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे पेंट होगा। ये क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे पेंट करोगे, ये क्या है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऊपर वाला, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ नीचे वाला हेमिस्फेयर। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि दो हेमिस्फेयर है तो दोनों को जोड़ के क्या मैं स्फेयर बना सकता हूँ, बिल्कुल स्फेयर बना सकते हो आप, अगर रेडियस सेम है, डायमेंशन सेम है तो, है ना। तो ये हो जाएगा 2πr(h) प्लस 2πr² प्लस 2πr², क्योंकि रेडियस सेम है तो मैं नोटेशन भी सेम दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2πr(h) एज इट इज, ये हो जाएगा 4πr², दोनों को ऐड करोगे तो जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आ रहा है, आपके पास बचेगा h प्लस 2r, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 3.5, h कितना है 10 है, 2 इंटू आर, आर कितना है 3.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.5, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, 1 इंटू 22 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 17 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 22 इंटू 17, 22 इंटू 17 हो जाएगा आपके पास 17 टू 34, 34, तो ये आ जाता आपके पास कितना 4 7 374 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है जी, चलो अगला सवाल कह रहा है रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर closed at the lower end and surmounted by a cone with the same radius and that of the cylinder. The diameter and the height of cylinder is 6 centimeter and itna 12 centimeter respectively. If the slant height of conical portion is 5 centimeter, find the total surface area and volume of the rocket. बहुत बढ़िया सवाल है, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, वॉल्यूम के भी और उसके भी। कह रहे कि एक रॉकेट है, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, वो कुछ इस तरीके से बनाया है, नीचे आपका सिलेंडर है, ऊपर आपके पास कोन है। सिलेंडर कोन का सिलेंड्रिकल हाइट आपको दिया, स्लैंट हाइट आपको दिया गया 5 और द हाइट ऑफ सिलेंडर आर 6 सेंटीमीटर। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर जो है सिलेंडर का 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, और इसका सिलेंडर का हाइट जो है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोन का हाइट भी आप निकाल सकते हो, कोन का हाइट आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के केस में क्या करना है आपको, वॉल्यूम बहुत सिंपल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो, जो दो फिगर से बस उनका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपके पास 1/3 πr²h और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपके पास πr²h। πr²h दोनों से कॉमन, हाँ यहाँ पे h1 और यहाँ पे h2, क्योंकि दोनों की हाइट अलग है, रेडियस सेम है, तो πr² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/3 h1 प्लस h2, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ गिवन है, रेडियस पता है, h1 h2 दोनों का पता है। ठीक है, जो दूसरी चीज है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालो, पेंट करना है, यहां पे पेंट होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, प्लस यहां पे पेंट होगा, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस यहां पे भी पेंट होगा, क्या है बेस एरिया है, तो यहाँ पे भी पेंट होगा बेस एरिया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl प्लस सिलेंडर का हाइट, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh2 πr², सब कुछ गिवन है, निकाल लो। इस चैप्टर में बेटा कैलकुलेशन का खास ध्यान रखना है आपको, और कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आपको खुद अपनी मदद करनी है। ठीक है, चलो स्टैटिस्टिक्स के सवाल देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के कुछ सवाल देख लेते हैं, क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर। आपको इसका मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है इस डेटा का।
देखो मीन निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स आई निकालोगे। एक्स आई क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करो, 80 80 डिवाइडेड बाई 2 40 हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड कर दोगे 160 यानी कि 180 हो जाएगा, इसको करोगे 120 आएगा, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा, इसको करोगे तो इन दोनों के बीच में क्या है 200 है, इन दोनों के बीच में क्या है 240 है। ठीक है जी, चलो अब अगर मैं स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करूं तो इनके बीच में किसी एक को ए अज्यूम कर लो, या तो ये मान लो बीच की वैल्यू क्या है, ये दोनों है, मैं इसको क्या कर लेता हूं ए मान लेता हूं, ए मान लेता हूं। अब आपको एक टेबल बनाना होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए, 40 में से 120 गए कितने बचेंगे -80, 80 में से 120 गए कितने बचेंगे -40, 120 से ये गए, इससे ये माइनस करोगे कितना बचेगा 40, इससे ये माइनस करोगे कितना बचेगा 80, इससे ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा बेटा 100 120 बचेगा, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यू आई डी आई भी, ये तो होता है अपने पास क्या डी आई होता है, अब मैं क्या करता हूं यू आई निकाल लेता हूं, यू आई क्या होता है डी आई अपॉन एच, तो -80 को एच, गैप कितना है बेटा 40 का गैप है, एच का वैल्यू कितना है 40 है, 40 का गैप है तो 40 से इसको डिवाइड करूंगा -2 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा -1 आएगा, इसको करूंगा 0 1 2 और 3, देखो कितनी छोटे छोटे नंबर्स आ गए, जितने छोटे नंबर्स होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको कैलकुलेशन में। ये एफ आई है, अब आप एफ आई यू आई निकाल लो, एफ आई यू आई क्या कहता है -2 इंटू 7 कितना हो जाएगा -14, -5 इंटू -1 -5 हो जाएगा, 16 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ये डेटा भी आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है मीन, मीन का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई इंटू एच। ए कितना माना था आपने 120 माना था, एफ आई यू आई का सम -14 -5 -19, -19 9 गए, -10 बचेगा 2 और 4, 2 और 4 6 बच जाएगा, तो ये सम ऑफ एफ आई यू आई आ जाएगा 6। सम ऑफ एफ आई कितना है 7 और 5 12 12 12 कितना हो जाएगा 24 30 40 40 और 45, ठीक है। और h कितना है आपके पास, h है आपके पास 40, 5 से कट करोगे तो 8 पे जाएगा, 5 से कट करोगे तो 9 पे जाएगा, 3 दूनी 3 तिया, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 8 टू 16 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 3 15.3 समथिंग, तो 125.3 समथिंग आप लोगों के पास इसका मीन आ जाएगा। मीन चेक कर लेते भैया एक बारी, 125.3, ठीक है जी, आ जाओ। अब इसका मीडियन भी निकालना है, मीडियन कैसे निकालोगे, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे, 7 एज इट इज, 7 और 5 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा 18, 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 30 और 40, फिर 42, फिर हो जाएगा 45, ठीक है। अब आप क्या करोगे n/2 निकाल लो, सबसे पहले n/2 यानी कि 45/2, 45/2 करोगे तो 24.5, तो 24.5 से बड़ा कौन सा है, ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा, मीडियन क्लास। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 100 है, प्लस n/2 कितना है 24.5, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, CF क्या होता है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सॉरी, F क्या होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, H क्या है जो गैप है इनका 40 का, बस सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल। अब आप लोगों के पास है बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। मीडियन आप लोगों के पास गिवन होगा, मीडियन है आपके पास 32.5 और आपको F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करोगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो सबसे पहले। F1 एज इट इज ये हो जाएगा 5 प्लस F1, ये हो जाएगा 5 और 9 कितना हो जाता है 14 प्लस F1, फिर ये हो जाएगा आपके पास 14 और 12 कितना हो जाएगा 16 26 प्लस F1, फिर ये हो जाएगा 26 प्लस F1 प्लस F2, फिर ये हो जाएगा आपके पास 29
प्लस F1 प्लस F2, फिर ये हो जाएगा आपके पास 31 प्लस F1 प्लस F2, और 31 और 40 कितना हो जाएगा 71 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, टोटल आपके पास, टोटल नहीं दिया गया है, ओह सॉरी सॉरी गाइस, दिस इज टोटल इज 40, टोटल इज 40 है ना, मुझे लगा ये है ना, टोटल कितना है इन सबका सम कितना है 40, और ये आपको पता है दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है 31 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर है 40 के इक्वल। तो F1 प्लस F2 जो होगा वो किसके बराबर होगा 31 उधर चला जाएगा तो 9 के इक्वल आ जाएगा। अब बेटा इस केस में कभी भी अगर आपको मीन मीडियन मॉड कुछ भी दिया हो तो उसमें मीडियन क्लास या मॉडल क्लास या मीन क्लास जो होती है, मीन क्लास तो नहीं होती, वो नंबर होता है जिसके बीच में ये आता है। तो ये 30 से 40 के बीच में आएगा ना, 30 से 40 के बीच में आएगा ये 32.5, तो आपकी ये क्या हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, प्लस n/2, n कितना है 40 है, 40/2 माइनस CF, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 प्लस F1 डिवाइडेड बाई मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 इंटू H कितना है 40 है। तो मीडियन कितना है 32.5 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 20 माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 40, 30 को इधर करोगे तो 2.5 बच जाएगा इधर, 4 3 जा 4 10 जा, तो ये हो जाएगा कितना 20 माइनस 14 6 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10। कुछ नहीं करना है, इसको इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, या 10 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, एक काम करना 3 को इधर भेजोगे तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10F1, तो माइनस 10F1 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 7.5, कुछ डेसिमल्स में आएगा यार, F1 और F2 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास डेसिमल्स में आएगा, डेसिमल्स में नहीं आ रहा भाई, गड़बड़ गया, कुछ गड़बड़ किया है हमने, ये तो ठीक था 2.5 हुआ है, ये 12 है, हाँ 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 ठीक है, क्लास साइज 40 नहीं है भाई 10 का है, कौन कर दिया ये 40, 10 का है ये गाइज, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 10 है, ये काटा पीटी ऐसे नहीं होगी, ये पूरा पूरा गड़बड़ा गया है, तो मैंने पिछले वाले का ही 40 ले लिया। ठीक है, चलो, तो ये कितना है बेटा आपके पास 10 है, ये कितना है 10 है। ठीक, तो ये इधर जाके 2.5 हो जाएगा, 2.5 इंटू 12 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1 हो जाएगा। तो ये कट कर दो यार, 3 6 पे 5 पे 5 से कट करोगे तो 0.5, तो ये इधर बच जाएगा 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1, F1 इधर भेज दो 3 उधर भेज दो, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 3, F1 अगर 3 आ गया तो फिर यहां से आपके पास F2 आ जाएगा कितना बेटा 6। ठीक है, चलो इस तरीके से आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना था। अब आपके पास बेटा प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं। प्रोबेबिलिटी के सवाल क्या कहते हैं, कह रहा है कि कुछ आपके पास है ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी हैज 600 मेंबर्स who have their house in the campus, 600 मेंबर है टोटल, जिसमें 125 लोगों ने नीम लगाए हैं, 165 लोगों ने पीपल के पेड़ लगाए हैं, क्रीपर्स इतने लोगों ने लगाए हैं, और फ्रूट प्लांट इतने लोगों ने लगाए हैं, फ्लावरिंग प्लांट 110 लोगों ने बनाए हैं। ऑन एन ओपनिंग सेरेमनी, कुछ ओपनिंग सेरेमनी, आपको बस डायरेक्ट ये बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, फ्रूट प्लांट और अ फ्लावरिंग प्लांट, या तो वो फ्रूट प्लांट होना चाहिए 150, या तो फिर वो कैसा होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कहाँ है, अच्छा फ्लावरिंग प्लांट, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें फ्लावर किस किस में होता है, ये तो हमको भी नहीं पता भैया फ्लावर वाला कौन सा होता है। अब फ्रूट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट जो है 110 लिखा हुआ है क्या, फ्रूट प्लांट तो 150 है, फ्लावरिंग प्लांट 110 कहाँ से हो जाएंगे भाई, अच्छा ये है ना, अरे ये रहा फ्लावरिंग प्लांट, ये रहा है ना, तो 150 प्लस 110 डिवाइडेड बाई 600, तो ये हो जाएगा आपके पास 260
है ना, 160 260 डिवाइडेड बाई 600 सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। या तो नीम का प्लांट होना चाहिए या फिर पीपल का प्लांट होना चाहिए, या तो नीम का होना चाहिए या फिर पीपल का होना चाहिए। तो आपके पास नीम और पीपल के देख लो इतने हैं, दोनों को ऐड कर लो, बस प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, है ना। चलो आखिरी सवाल है मोस्ट प्रोबेबली आज के इस सेशन का, और ये सवाल आप लोगों के पास है, ब्लैक एसेस एंड ब्लैक क्वीन आर रिमूव्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से आपने ब्लैक एस, इक्के दो होते हैं ब्लैक एस, और ब्लैक क्वीन भी क्या होती है, दो होती हैं, यानी कि 4 कार्ड्स क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए। तो टोटल कितने बचे अब आपके पास, 48 टोटल कार्ड्स बच गए। ठीक है, द रिमेनिंग कार्ड्स आर रीशफल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो अब ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। ब्लैक टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं, है ना, 13 स्पेड 13 क्लब के, लेकिन दो ये चले गए, दो ये चले गए, तो 4 चले गए, है ना, 4 चले गए, बचे कितने, 22 बचे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 22/48। सॉल्व कर लेना, है ना, आ जाएगा। एस, टोटल एस कितने होते हैं, 4, 4 में से 2 ब्लैक के निकाल दिए तो कितने बचे, 2, 2/48, 1/24, है ना। इसको सिंपल फ्रैक्शन में भी मतलब मिनिमम उसमें सॉल्व करना होता है। ठीक है जी, चलो आगे क्या कहता है, जैक क्वीन एंड किंग ऑफ रेड कलर, जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, अच्छा रेड कलर के जैक एंड किंग एंड क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर के क्वीन और एसेस ब्लैक कलर के रिमूव कर दिए। तो टोटल कितने कार्ड, रेड कलर के जैक कितने होते हैं, 2 होते हैं, किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्वीन कितनी होती है, 2 होती हैं, एसेस कितने होते हैं, 2, तो 2 4 6 8, टोटल 8 कार्ड्स क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो 52 में से 8 अगर निकाल दिए तो कितने बचेंगे बेटा, 44 कार्ड्स बच गए। टोटल कार्ड्स अब 44 है, आपको ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो ब्लैक क्वीन 2 होती हैं, दोनों के दोनों ब्लैक क्वीन निकाल दिए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, है ही नहीं वहां पे ब्लैक क्वीन। ठीक है, कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 26, 26 में से 4 चले गए तो कितने बचे बेटा, 22/44, यानी कि 1/। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है जी, चलो तो ये सारी की सारी चीजें हैं आप लोगों के पास, है ना, और है ना, तो एक आप लोगों के पास केस स्टडी सवाल भी है। इस केस स्टडी सवाल में क्या है, आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास एक पूल दे रखा है, और इस पूल में आपके पास इस तरीके से बताया गया है कि इसकी जो डायमेंशंस है, इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है बेटा, वो है आपके पास 7 मीटर इधर है, 12 मीटर इधर है ना। ये आपके पास क्या है, x मीटर का है, मतलब x का यहां से विड्थ है इसकी, x का इधर से होगा। ऐसे ही लेंथ में भी जो है इसका x यहां से गैप है और x का गैप यहां से है। तो ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, बीच में पूल है, ये बीच में क्या है, पूल है। यहां से x का गैप है, 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 पूरा का पूरा 12 है, ये 7 है। तो पूल की जो डायमेंशन होंगी, ये वाला कितना हो जाएगा, 7 - 2x हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, 12 - 2x हो जाएगा, है ना। तो एरिया आपके पास दिया गया है कितना है, 36 है पूल का। तो पहले उसमें शायद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है आपको, है ना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 12 - 2x इंटू 7 - 2x इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया कितना है 36, बस सिंपल। फाइंड द विड्थ ऑफ द साइड वॉक अराउंड द पूल, बस इसको सॉल्व कर लो आप, इसका आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 8 नहीं हो सकती है ना, एक x की वैल्यू आएगी 8। अब 8 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप 7 - 2x करोगे तो 8 दूनी तो 16 हो जाएगा, 17 में से 16 करोगे तो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 8 नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, चलो सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। एक आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताना आप लोग, है ना। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना,
एंड रीजन इसका इतना दे रखा है, तो अब आपको बताना है असर्शन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो असर्शन रीजन का सवाल है, आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है जी, चलो। सो बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो वॉलो करना हो कर सकते हो। अभी 10:30 बजे हम लोगों का एक मॉक टेस्ट पेपर का सेशन होगा, मेक श्योर कि उसमें आप जरूर आना। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय। अच्छा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से, वहां से आप लोग बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, चलो बाय बाय।